सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। एमपीपीएससी की इस सीरीज़ में आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर क्वेश्चंस को। जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्कशन बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अभी हाल ही में कई एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चंस को यूनिट वाइज कंपाइल किया जा रहा है और साथ में आपके सामने डिस्कस किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन फॉर द करंट अफेयर टुडे। देखिए, ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ट्रेंड क्या है, इस समय एमपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछती है, और दूसरा यहाँ पर चूंकि हमने रिसेंट अपडेट्स भी किए हैं, जैसे कोई डेटा थोड़ा पुराना हो गया है तो जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसको भी साथ में डिस्कस किया गया है। तो इसलिए डिस्कशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी आप लोगों के लिए है कि हमारा जो ये सीरीज़ है ये आपको टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज प्रॉपर तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको सारे जितने भी टेस्ट हमारे हो रहे हैं वो सारे टेस्ट आपको अवेल हो जाएंगे। उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे नंबर है 8826033084। इस नंबर पे मैसेज करके आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से, है ना। तो दिस इज द अबाउट द टेस्ट सीरीज। इसके अलावा एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज और उसके अलावा बाकी जो अदर एग्जाम्स होते हैं उनके पार्ट ए पोर्शन के लिए भी हमारे पास बैच कोर्स उपलब्ध है। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं, है ना। तो आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी बात और कहना भूल गया, ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये जो वीडियो हमारा होगा ये पब्लिक है, इसलिए इसका जो पीडीएफ है वो भी पब्लिक किया जा रहा है। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रामसोर एमपीएससी में आपको उपलब्ध रहेगा, उसके माध्यम से आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। उसकी लिंक बल्कि आपको नीचे डिटेल से मिल जाएगी, है ना। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश के द्वितीय क्षेत्र में किस उद्योग का योगदान सर्वाधिक है? Which industry has the highest contribution in the secondary sector of Madhya Pradesh in the year 2021-22? देखो, ये डेटा आमतौर पे इकोनॉमिक सर्वे से ले जाते हैं सीधे सीधे। 2021-22 को उसमें पूछा गया था, हालांकि एग्जाम भी हाल ही में हुआ था। तो इसमें उस समय उत्पादन क्षेत्र का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन था। अब देखो, 2022-23 का हमारे पास जो इकोनॉमिक सर्वे है वो रिसेंट अपडेट है। इस समय भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ही सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है। तो यदि आप इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पढ़ेंगे, उसके हिसाब से देखा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूशन एज ऑफ नाउ कितना है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तो सेकेंडरी सेक्टर क्या, देखिए पहली बात याद रखना है, प्राइमरी सेक्टर होता है जो एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ को प्राइमरी सेक्टर में हम लोग रखते हैं, है ना। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हमारी सेकेंडरी सेक्टर में रहती हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहा जाता है। प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों को हम लोग रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। और इसके अलावा एक होता है टर्सरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। इसमें काम करने वाले लोगों को वाइट कॉलर वर्कर कहा जाता है। इसे एक सर्विस क्षेत्र कहा जाता है, मतलब सेवा क्षेत्र कहा जाता है ना। जैसे आप डॉक्टर हो, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप सेवा क्षेत्र में आ गए। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो आप सर्विसेज दे रहे हो, है ना। तो जो सर्विस सेक्टर होता है वो टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत काउंट किया जाता है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, द्वितीय क्षेत्र मतलब सेकेंडरी सेक्टर में ये सारे आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, यूटिलिटी सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, ये सारे आपके सेकेंडरी में आते हैं। ये पूछा गया सेकेंडरी सेक्टर में सबसे अधिक शेयर किसका है, तो ये किसका है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। नाउ अभी क्वेश्चन बनता है, रिसेंट अपडेट के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग का शेयर कितना है। तो दैट इज बेसिकली 42.69% शेयर हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है। ये बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा बाकी सेक्टर में कंस्ट्रक्शन सेक्टर सेकंड हाईएस्ट है। इसका कितना है, दैट इज बेसिकली 39.94% शेयर हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, गैस, यूटिलिटी सर्विसेज आती हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी सेक्टर के टॉप सेक्टर्स हैं, इन्हें आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के स्वयं के कर राजस्व में किस कर का योगदान सर्वाधिक है। विच टैक्स कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट टू द ओन टैक्स रेवेन्यू ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो कर का कलेक्शन होता है, कर राजस्व होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, उसमें किस टैक्स का सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन है ना। यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसके हिसाब से क्या सही आंसर है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर। इसे बोलते हैं स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी को तो आप जानते ही हो, स्टेट जीएसटी का सबसे अधिक शेयर, इसे बोलते हैं यस जीएसटी। कितना है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक टेबल बनी है, इकोनॉमिक सर्वे से ही लिया गया है, सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे मिल जाती हैं। स्टेट जीएसटी का प्रेजेंट टाइम है 2021-22 का जो रिसेंट अपडेट है, 2022-23 का बल्कि हम देखते हैं इसमें कितना शेयर है। तो आप देखोगे जो बजट एस्टिमेट्स हैं उसके हिसाब से जो शेयर है स्टेट जीएसटी का वो कितना है, 25,000 का है। तो यहाँ पे सबसे टॉप लेवल पे है। सेकेंड नंबर पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है सेल्स टैक्स का,
फिर उसके बाद में बाकी स्टेट एक्साइज ड्यूटी वगैरह आती हैं जो तीसरे चौथे नंबर पे है। लेकिन आपको याद रखना है सबसे हाईएस्ट में है स्टेट जीएसटी का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे एग्जाम पूछाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चले आगे, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, वर्ष 2021 तक मध्य प्रदेश सरकार को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। देखो, कृषि कर्मण पुरस्कार अब तक मध्य प्रदेश को 7 बार दिया गया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक्सेप्शनली अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, है ना। तो ये कितनी बार मिला है, 7 बार मिला है। अब कब किस लिए मिला है जरा देख लो, 2011-12, 2012-13, 2014-15 को कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिए दिया गया है। फिर 2013-14, 2015-16 और 2016-17 का जो साल है इसमें गेहूं उत्पादन के विशेष तौर पर दिया गया है, और 2017-18 के लिए दलहन के लिए दिया गया है। 2021 में जरूर दिया गया है, लेकिन 2017-18 के लिए दलहन के लिए हमने कृषि कर्मण पुरस्कार पाया है। तो ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो अब तक कुल मिला के 7 बार हमें कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है, तो इसे आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। रिसेंट वाला जो मिला है वो दलहन के उत्पादन के लिए दिया गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल श्रमिकों में से कितने प्रतिशत कृषि गतिविधियों में कार्यरत हैं। मतलब मध्य प्रदेश में कितने लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, मतलब प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व हैं। तो कितना है, ये है 69.8%। ये डेटा बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो करंट अफेयर के लिए हो, चाहे इकोनॉमी के लिए हो, मध्य प्रदेश इकोनॉमी के लिए हो, दोनों के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, 2023 के फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुषों के एकल मैच के विजेता नोवाक जोकोविच ने फाइनल में किस खिलाड़ी को हराया था। तो फ्रेंच ओपन तो भी होंगे, बट ऑब्वियस सी बात है। नाउ 2023 का जो है इसमें किसको हराया था, ही डिफीटेड बेसिकली कैस्पर रूड को। कैस्पर रूड को हराया था। अब देखो, फ्रेंच ओपन होते हैं कब, दैट इज यूजुअली टेक प्लेस इन द मई, है ना। चूंकि मई में होते हैं, अब मई 2023 का तो हो चुका है, मई 2024 में होगा फिर, तो अभी उसका डेटा तो हमारे पास में है नहीं, क्योंकि अभी मई आया नहीं है। जब आएगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। छठा क्वेश्चन आपका, लेकिन हाँ, ये जो ग्रैंड स्लैम होते हैं इसको आप विशेष तौर पे याद रखें, जिसमें ऑस्ट्रेलियन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विंबलडन हो गया, है ना। तो इनके बारे में, यूएस ओपन हो गया, तो इनके बारे में आपको विशेष तौर पे थोड़ा सा अपडेट रखना है कि कौन जीता है, किसको हराया है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे पूछे आते हैं। छठा क्वेश्चन है, गांव की बेटी योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित होती है। गांव की बेटी योजना बेसिकली सन 2005 में लॉन्च की गई थी, और इस योजना में बेनिफिट क्या मिलता है इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले डिपार्टमेंट जान लो कौन सा डिपार्टमेंट है। ये उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसे आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। गांव की बेटी योजना में क्या होता है, इसमें 12वीं कक्षा में 12th में जो बेटियां 60% से ऊपर स्कोर करती हैं उनको गांव की बेटी योजना का लाभ दिया जाता है। इसके लिए क्या कंडीशंस हैं मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। आई हैव जस्ट कंपाइल्ड। यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन लिखी हुई है आपके सामने कि यहाँ पे छात्रा गांव की निवासी हो, और साथ में लिखा हुआ है कि शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में स्नातक कक्षा में अध्ययनरत हो। तो उस कंडीशन में उसको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा, यदि आप परंपरागत पाठ्यक्रम हेतु आपको 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 महीने दिया जाएगा, तो 5000 रुपये दिया जाएगा हर साल। मतलब 3 साल यदि आप कर रहे हो, BA BSc कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको 3 साल दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा, 5,000 रुपये 3 साल दिया जाएगा, है ना। तकनीक शिक्षा या चिकित्सा शिक्षा में यदि आप हैं, मतलब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल में हो, तो उस कंडीशन में आपको 7500 रुपये हर साल दिया जाएगा, मतलब 750 रुपये हर महीने के हिसाब से 10 महीने तक दिया जाएगा, है ना। ये हर साल है, मतलब जितने साल का आपका एकेडमिक्स है, जैसे मान लो इंजीनियरिंग है 4 साल का एकेडमिक्स है, तो 4 साल दिया जाएगा, है ना। तो ये है गांव की बेटी योजना, इसे आप विशेष तौर पर याद रखिए। सन 2005 में इसको लॉन्च किया गया है। ये योजना बेहद इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हुआ है हमारे MBBS एग्जाम्स में, है ना, तो इसको आप याद रखना। नाउ 6th क्वेश्चन फॉर यू इज दैट 2022 के लिए किस लेखक को प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। देखो, ये बात हो रही सन 2022 के लिए, तो 2022 के लिए दिया गया था किसको, दैट वाज गिवन टू दामोदर माउजो। दामोदर माउजो को दिया गया था। दैट वाज गिवन फॉर 2022, है ना। नाउ जो रिसेंट ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, अभी जो चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है, 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड, ये 57 था, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड ऑलरेडी दे दिया गया है 2023। इसका अनाउंसमेंट किया गया, अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया है, इसलिए ये नाम भी आप याद रखेंगे। एक तो स्वामी
स्वामी राम भद्राचार्य हैं, है ना, स्वामी राम भद्राचार्य, एक तो ये है, और दूसरे हैं श्री गुलजार को, इसको दिया गया है, गुलजार साहब को दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों को याद रखना है, स्वामी राम भद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया है, और श्री गुलजार की बात करें इनको उर्दू के लिए दिया गया है ना। तो इन्हें बेसिकली ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 के लिए। तो इसे भी आप अपडेट रखेंगे, बल्कि मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन कमेटी, 58th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर 2023 हैज बीन अवार्डेड टू स्वामी राम भद्राचार्य फॉर संस्कृत एंड श्री गुलजार फॉर उर्दू। तो यहाँ पे देखेंगे संपूर्ण सिंह कालरा गुलजार साहब का पूरा नाम है, तो ये भी आप चाहे तो याद रख सकते हैं। बाकी गुलजार साहब का नाम तो आपने वैसे भी सुना ही होगा, है ना। 7th क्वेश्चन है, 2023 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज से आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाते हैं, और ये दिया गया था क्लाउडिया गोल्डिन को। क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है नोबेल पुरस्कार। आप पढ़ के जरूर जाइएगा कौन सा नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में किसको दिया गया है। आमतौर पे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 2023 का भी पढ़ के जाना, 2024 का अभी दिया नहीं गया है, तो यू हैव टू रिमेंबर फॉर 2023, है ना। 8वां क्वेश्चन है, 2021 के 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म में एक था गांव का निर्देशन किसने किया है। देखो अभी जो डेटा है वो आपको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ही याद रखना है, क्योंकि अभी ये तो अभी हाल ही में दिया गया है, 2023 में दिया गया है, बट ऑब्वियस सी बात है अगस्त 2023 में दिया गया है, तो अभी रिसेंटली दिया गया है। बट हाँ, दिया 2021 के लिए गया है। नौ किसको दिया गया है, दैट वाज गिवन टू एक था गांव। ये बेसिकली गैर फीचर फिल्म के अंतर्गत काउंट की जाती है, और इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम है सृष्टि लखेरा। क्या नाम है, सृष्टि लखेरा। तो यहाँ पे बाकियों का भी थोड़ा देख सकते हैं आप। जैसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की सूची में बेस्ट फीचर फिल्म मिली है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, नाम्बी नारायण पे बनी हुई है, जो कि इसरो के साइंटिस्ट थे, और आर माधवन ने उसमें एक्टिंग करी है। तो ये आप याद रखेंगे, बेस्ट फीचर फिल्म इसको दिया गया है। ये आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो क्रायोजेनिक इंजन है उस पर ये मतलब उस पर वो डिले क्यों हो गया हमारे देश से बनने के लिए, और इसरो क्यों कितना पीछे चला गया उसके कारण, उस एक इवेंट के कारण नाम्बी साहब को जेल हो गई थी उसके कारण, तो उस पर पूरी मूवी बनाई गई है ना। बेस्ट हिंदी फिल्म दिया गया है सरदार उधम को, विकी कौशल। बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया आलिया भट्ट को, गंगूबाई काठियावाड़ी, और कृति सेनन को भी यहाँ पर दिया गया है मिमी के लिए, है ना। बेस्ट एक्टर दिया गया किसको, अल्लू अर्जुन को, पुष्पा फिल्म, पुष्पा तो आपने देखा ही होगा, पुष्पा नाम है पुष्पा, है ना। और ये इतना तो एटलीस्ट आपको ध्यान ही रखना है। बेस्ट नॉन फीचर में याद रखना एक था गांव, गढ़वाली और हिंदी। बाकी कोरियोग्राफी में आर तो मतलब दिस इज एक्सेप्शनली वेरी गुड मूवी, तो आपने देखा ही है, बाकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, ये आपको 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखना है, और ये अभी जो एग्जाम्स होंगे वो उसमें यही पूछा जाएगा, ठीक है। चलो 9वां क्वेश्चन चलते हैं, 2022 के लिए प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो देखो 2022 के लिए तो दिया गया था, किसको दिया गया था, शरद कमल को दिया गया था। लेकिन अब हमारे पास अपडेट 2023 का भी आ गया है, सॉरी 2023 का भी अपडेट आ गया है। 2023 का भी अब आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड। तो 2023 का किसको दिया गया है, सात्विक साईराज को, और साथ में चिराग शेट्टी को दिया गया है। तो 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया, ये आप ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में प्राइज अमाउंट कितनी है, 25 लाख रुपीस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, और खेल के क्षेत्र में हमारे देश का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन अब चेंज करके इसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। चलो चलते हैं 10th क्वेश्चन में। एशियन पैरा गेम्स 2023 में भारत ने कुल 111 पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया। एशियन पैरा गेम्स में भारत की कुल पदकों का सही ब्यौरा क्या है। अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन बाद में डिलीट कर दिया गया है, हालांकि ऑप्शन ही बेसिकली हल्का गलत हो गया था। 29 स्वर्ण थे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 31 सिल्वर थे, ये भी सही है। 51 कांस्य थे, इसकी जगह 50। अब देखो इसको टैली करोगे तो 111 होता भी नहीं है, तो इसको बाद में डिलीट कर दिया गया था। बेसिकली 50 की जगह यदि 51 होता तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है ना। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, टैली कितना है। हालांकि इतना डिटेल क्वेश्चन आमतौर पे वो भी पैरा का थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है। एशियन पैरा गेम्स, इसमें भारत का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी उम्दा प्रदर्शन भारत ने किया है, इसलिए आपको इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक और छोटी सी चीज़ याद रखना,
एशियन पैरा गेम्स का तो देख लिया हम लोगों ने। एशियन गेम्स का भी थोड़ा याद रखना। 19th एशियन गेम्स जो हुए थे, कौन से? 19th एशियन गेम्स, और 19th एशियन गेम्स 2022 का हुआ था, है ना, अभी यही है। नाउ इस एशियन गेम्स की बात करें, इसका ऑर्गेनाइजेशन होंगजू शहर में हुआ था, होंगजू में, है ना। अब देखिए भारत ने इसमें 4th रैंक स्कोर किया है। चीन, जापान और साउथ कोरिया के बाद में भारत की इसमें जो एशियन गेम्स हुए थे 19th एशियन गेम्स 2022, उससे भारत ने इसमें चौथा स्थान अर्जित किया है। तो इसको आप विशेष तौर पे आप याद रखिएगा। इसमें भारत ने कुल 107 मेडल स्कोर किए हैं। कितने? 107, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 इसमें सिल्वर हैं और 41 ब्रॉन्ज हैं। तो इसे भी आप विशेष तौर पे याद रखना। और 19th एशियन गेम्स 2022 के बारे में, जिससे भारत की रैंक 4th रैंक पे है, भारत को 107 मेडल मिले हैं। तो इसको भी आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एशियन गेम्स के बारे में पूछा सकता है। 11th क्वेश्चन है, सॉरी 11th क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के तहत सिवनी जिले का उत्पाद क्या है? देखो इस समय एक जिला उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये बहुत चल रहा है। इसको आप ध्यान रखना, सारे डिस्ट्रिक्ट्स का पढ़ के जाइएगा, बिकॉज इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये कौन सा? ये है सीताफल, है ना, कस्टर्ड एप्पल। तो सिवनी जिले का है कस्टर्ड एप्पल। सिवनी जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखा है तो यहाँ से वेदगंगा नदी का उद्गम भी होता है, मुंडारा गाँव से, है ना, पढ़ाई होगा आप लोगों ने। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको रिकॉल कर लेते जल्दी से, कौन कौन से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के उत्पाद हैं। हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था इसको, लेकिन लेट्स रिकॉल दैट थिंग वेरी फास्ट। श्योपुर जो है, जो कोनुपालपुर नेशनल पार्क जहाँ पे बना है, वो उसके लिए गुआवा के लिए फेमस है, अमरूद के लिए। मुरैना की बात करें, यहाँ पे मस्टर्ड, सरसों के लिए। भिंड भी मस्टर्ड के लिए है। ग्वालियर की बात करें, यहाँ पे सैंडस्टोन टाइल्स है, ठीक है। शिवपुरी की बात करें, यहाँ क्लॉथ जैकेट है। गुना की बात करें, कोरिएंडर सीड है। दतिया की बात करें, जैगरी मतलब गुड़ है। अशोकनगर की बात करें, चंदेरी है। छतरपुर की बात करें, वुडन फर्नीचर, लकड़ी के फर्नीचर हैं। टीकमगढ़ में जिंजर, है ना। सागर की बात करें, फॉर्म इक्विपमेंट है ना, फॉर्म इक्विपमेंट खेती के लिए। दमोह की बात करें, ग्राम चना है। पन्ना की बात करें, गूसबेरी मतलब आंवला है। निवाड़ी की बात करें, यहाँ जिंजर है। देवास की बात करें, बेम्बू मतलब बांस है। रतलाम की बात करें, रतलामी सेव, रतलामी नमकीन है, रतलामी सेव बड़ी फेमस है। शाजापुर की बात करें, ओनियन है, प्याज। अगर मालवा ऑरेंज संतरा। मंदसौर गार्लिक। नीमच कोरिएंडर। उज्जैन बटिक प्रिंट, है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंदौर पोटैटो, इंदौर की आलू, ये पूछा भी गया बाद में एग्जाम्स में। धार का बाघ प्रिंट है। अलीराजपुर का महुआ है। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा है, ये आप जानते हो। खरगोन का चिली है, मिर्ची। बड़वानी का जिंजर है। खंडवा का ओनियन है। बुरहानपुर का बनाना है। बुरहानपुर के केले बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भोपाल की जरी जरदारी है, जूट प्रोडक्ट। सीहोर का क्या है? वुडन टॉयज, हैंडीक्राफ्ट है। रायसेन का बासमती चावल है। राजगढ़ का क्या है? राजगढ़ का ऑरेंज है, संतरे। विदिशा का फॉर्म इक्विपमेंट है। बैतूल का टीक वुड है। होशंगाबाद का टूरिज्म है। हरदा का बैम्बू है। जबलपुर का पी है। कटनी का कटनी स्टोन है। नरसिंहपुर का तुअर दाल है। छिंदवाड़ा का ऑरेंज है। सिवनी का कस्टर्ड एप्पल है। और बालाघाट का चिन्नौर चावल, जिसको अभी जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है एज इट इज। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। चलो चलते हैं 12th क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना मध्य प्रदेश सरकार के किस विभाग द्वारा संचालित होती है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना, ये लॉन्च करता है कौन? अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट, है ना। एशियन खेल 2023 में कांस्य पदक विजेता मध्य प्रदेश के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है? अब एशियन गेम्स वैसे 2022 में था, बट एनीवे 2022 का था। देखो 2022 का एशियन गेम्स था, लेकिन हुआ 2023 में था। कब हुआ था? सितंबर अक्टूबर 2023 में हुआ था ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन वो ऑर्गेनाइज 2022 के लिए किया गया था। नहीं, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर के बारे में पूछा जा रहा है। एंड ही इज फ्रॉम शूटिंग के जाने माने प्लेयर हैं। काफ़ी उम्दा परफॉर्मेंस रहा है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का। यदि हम इनके बारे में बात करें तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अभी हाल ही में जो भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए गए हैं 2023 के लिए, इसमें इन्हें अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार में जो प्राइज अमाउंट कितनी होती है? दैट इज बेसिकली 15 लाख, 15 लाख रुपए यहाँ पे प्राइज अमाउंट होती है।
याद रखना, मध्य प्रदेश के 3 प्लेयर हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। इसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, इसके बाद एक है सुशीला चानू, क्या नाम है, सुशीला चानू, ये बेसिकली हॉकी से हैं और वैसे इनका मध्य प्रदेश की जो हॉकी एकेडमी है उसमें इन्होंने उसकी प्लेयर थी। और एक नाम है प्राची यादव, प्राची यादव का नाम भी याद रखिएगा, प्राची यादव का नाम भी इंपॉर्टेंट है, ये ग्वालियर से है, पैरा कैनोइंग के लिए है ना। तो ये अर्जुन अवार्ड इनको दिया गया है। लेकिन विशेष तौर पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के जाने माने प्लेयर हैं और इनका ना सिर्फ परफॉर्मेंस एशियन गेम्स में काफ़ी अच्छा है, उसके अलावा भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में शूटिंग की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन खेल में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। तो ये भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इनको पहले भी एकलव्य पुरस्कार से 2019 में सम्मानित किया गया था, है ना। चलो 14 क्वेश्चन में चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का उत्पाद क्या है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया आप लोगों से, यह है आलू। तो मध्य प्रदेश में इंदौर जिले का जो उत्पाद है वो क्या है, दैट इज बेसिकली आलू। तो इसको भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये कौन से नंबर क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन हो गया ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 2023 के लिए पूछा गया है। देखो 2023 का भी याद रखना है, फिर आपको 2024 का भी याद रखना है ना, क्योंकि 2024 का ऑलरेडी हो चुका है। तो ये नाम है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है 2023 के लिए भारतीय गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। अब्दुल फतेह अल सीसी कहाँ के प्रेसिडेंट थे, इजिप्ट के, ही वॉज फ्रॉम इजिप्ट। तो ये भी आप याद रखना। 2024 के लिए हमने किसको इन्वाइट किया था, कौन आए थे हमारे यहाँ, ये थे इमैनुअल मैक्रॉन। इमैनुअल मैक्रॉन हमारे यहाँ 2024 के लिए हमारे चीफ गेस्ट थे। तो ये भी आपको विशेष तौर पर याद रखना, गणतंत्र दिवस के लिए हम लोग बुलाते हैं। तो ये है 15th क्वेश्चन। आइए चलते हैं 16th क्वेश्चन में। P75 प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत निर्मित कलवारी श्रेणी की किस पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में सम्मिलित किया गया। Which कलवारी क्लास सबमरीन built under the P75 प्रोजेक्ट was inducted into Indian Navy in January 2023। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलवारी क्लास सबमरीन की बात की जा रही है यहाँ पे। और P75 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी है हमारे डिफेंस के लिए, एंड दैट इज बेसिकली INS वजीर। वजीर बोलते हैं, वैसे वागीर इसका वैसे प्रोनाउंसिएशन है। 17th क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ। अब देखो नेशनल गेम से क्वेश्चन खूब पूछा गया है, विकेट से भरपूर क्वेश्चन पूछा गया है। और इसका आयोजन 36 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ है, दैट टुक प्लेस इन गुजरात, गुजरात में हुआ है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। इसमें राष्ट्रीय खेलों में जो भारत का तो प्रदर्शन तो हम जानते ही हैं, मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है ये आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। तो 36 राष्ट्रीय खेल तो चलो ठीक है हो चुके हैं, 37th भी हो चुका है। वी हैव सीन 37th नेशनल गेम्स एज वेल। 37वें राष्ट्रीय खेल जो है ये कहाँ पे हुए थे, दैट टुक प्लेस इन गोवा। 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। और इस राष्ट्रीय खेल में मध्य प्रदेश को चौथा रैंक मिला है। मध्य प्रदेश की कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश की 4th रैंक रही है। और कितने मेडल मिले हैं, इसमें मध्य प्रदेश को कुल 112 मेडल मिले हैं, है ना, 112 मेडल मिले हैं। और 112 मेडल में विशेष तौर पे आपको याद रखना है कि कितने गोल्ड मिले हैं, तो गोल्ड मिले हैं 37 गोल्ड मिले हैं हमें, 36 सिल्वर मिले हैं, और इसके अलावा 39 ब्रॉन्ज मिले हैं। तो ये है हमारे 37th नेशनल गेम्स जो कि गोवा में हुए हैं, उसका ये डेटा है। इसे भी आप विशेष तौर पे याद रखेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉर नेक्स्ट वन। हाँ, इसका शुभंकर भी याद रखिएगा। 37th नेशनल गेम का शुभंकर था मोगा। भारतीय जो बाइसन है वो हमारा शुभंकर था, तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 38वें का भी बल्कि आप याद रख सकते हो। 38वां जो हमारा नेशनल गेम्स होगा वो कहाँ होगा, वो कराया जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ कराया जाएगा, उत्तराखंड में। तो इसको भी आपको याद रखना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो 18th क्वेश्चन चलते हैं। फरवरी 2023 में राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया।
राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यह आयोजन किया गया कहाँ पे? मुंबई में किया गया है संस्कृत महोत्सव का आयोजन, है ना। 19वां क्वेश्चन है, देश का पहला जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया? और ये कहाँ किया गया? लम्हेटा गांव में पहला जूलॉजिकल पार्क है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अप्रूव भी कर दिया है इसको। तो याद रखना, ये लम्हेटा गांव कहाँ पड़ेगा? लम्हेटा गांव नर्मदा नदी के किनारे पड़ेगा, जबलपुर जिले में। कहाँ पे? जबलपुर में। और इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यूनेस्को के जियो हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है, नेचुरल हेरिटेज ग्रुप में। तो ये भी आपको याद रखना है लम्हेटा गांव के बारे में। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। लम्हेटा गांव, ये क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा सकता है आपसे लम्हेटा गांव के बारे में। 20th क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? 17th प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखना ये कहाँ पे आयोजित किया गया? दैट वाज सेलिब्रेटेड इन इंदौर। इंदौर में सेलिब्रेट किया गया हमारे मध्य प्रदेश में, है ना। कब इसको मनाया जाता है? जनवरी में। प्रवासी भारतीय दिवस हम किसके लिए मनाते हैं? गांधी जी के लिए। ऐसा माना जाता है गांधी जी जो है 21 साल दक्षिण अफ्रीका रह के आए और उसके बाद जब भारत में आए तो सबसे बड़े प्रवासी हम उन्हीं को मानते हैं बेसिकली, देखा जाए तो। दैट्स वाई जिस दिन वो आए उसके नाम, उसके लिए हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उसको आप याद रखें। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हम लोगों ने इंदौर में मनाया है, ठीक है। ये है 2023 का, हर बाइएनियल है, हर 2 साल मनाते हैं, तो अब 2025 में चलेगा, है ना। तो इसको आप विशेष तौर पे आप याद रखेंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। थीम भी लिखा हुआ है इसमें। थीम क्या था? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 21st क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति, विच इज द फॉलोइंग द स्कीम ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट फॉर इंप्रूविंग द हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ द गर्ल्स। तो इसका सही आंसर क्या है? दैट इज बेसिकली लाडली लक्ष्मी योजना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम। 22nd क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम राशि क्या है? खेत तालाब योजना इज क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम और ये है 16,350 रुपए, है ना। 23rd क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो जो सेशंस होते हैं उसमें प्रेसिडेंट चुने आते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, और इस बार चुना गया 78वें, एंड दैट इज बेसिकली डेनिस फ्रांसिस को। डेनिस फ्रांसिस जो है कहाँ के हैं? लैटिन अमेरिका के हैं, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के हैं। तो उनको बेसिकली बनाया गया प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली। तो ये आप याद रखेंगे 78th, और अभी 78th ही चल रहा है, तो आपको 78th का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। डेनिस फ्रांसिस का नाम आपको पता होना चाहिए, है ना। ये 23rd क्वेश्चन था ना, हाँ 23rd था। 24th क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा हेलमंद नदी विवाद किन 2 देशों से संबंधित है? हेलमंद नदी विवाद की बात की जा रही है। द रिसेंटली डिस्कस्ड हेलमंद रिवर डिस्प्यूट वाज बिटवीन विच 2 कंट्रीज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, और इसके कारण काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, एंड दैट इज बेसिकली बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान। ये दोनों नेबरिंग कंट्रीज हैं, और ईरान का तो आपको याद ही होगा, यहाँ पे एक पोर्ट भी हमने भारत ने बनाया था, जिसके बारे में पता होगा। बताइए जरा कमेंट करके, भारत ने कौन सा पोर्ट ईरान ने बना के दिया था? प्लीज डू कमेंट दिस आउट। 25th क्वेश्चन आपके सामने है। 2019-21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल शिशु मृत्यु दर कितनी थी? अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 which was conducted during 2019-21, the total infant mortality rate of Madhya Pradesh was. Total infant mortality rate, IMR क्या होता है? पहली बात बताना चाहिए, दिस इज, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। टोटल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है वो क्या होती है? इसमें 1 साल से कम उम्र के बच्चों को, 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं पर 1000 पॉपुलेशन में जितने बच्चों की मृत्यु आती है उससे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप विशेष तौर पर याद रखेंगे। तो 2019-21 के मध्य हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार जो हमारा IMR है वो कितना है? दैट इज बेसिकली बी 41.3। इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 26 क्वेश्चन है, पहली महिला कबड्डी लीग WKL का खिताब किसने जीता? WKL इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम बात कर रहे हैं वुमेन्स कबड्डी लीग की बात कर रहे हैं, और ये किसने जीता है? दैट इज वन बाई उमा कोलकाता। उमा कोलकाता को विशेष तौर पे याद रखेंगे, ये प्रोफेशनल कबड्डी लीग है प्रॉपर तरीके से। 2023 में ये हुआ है, और याद रखना इसको, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है दुबई में। कहाँ हुआ है? दुबई में हुआ है,
और याद रखना इसमें उमा कोलकाता ने किसको हराया है, उमा कोलकाता डिफीटेड द पंजाब पैंथर्स, पंजाब पैंथर्स को फाइनल में हराया गया है। तो इसको भी आप विशेष तौर पे याद रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 27वां क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में वर्ष 2023 का जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किस राज्य ने जीता है? जूनियर हॉकी नेशनल चैंपियनशिप मेन टाइटल इन द ईयर 2023 एंड दैट वाज वन बाय द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसको विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे थोड़ा डिटेलिंग भी डिस्कस किया है। राउरकेला में हुए 13वें हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसे मध्य प्रदेश से चंडीगढ़ को हराया था, है ना, इसको भी याद रखना है। 28th क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई फीफा 2023 रैंकिंग में भारत की रैंक क्या थी? उस समय थोड़ी अच्छी हो गई थी, हालांकि बाद में वापस से खराब हो गई एंड एशियन कप में काफ़ी खराब प्रदर्शन होने के कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ पे देखना है, ये 99th रैंक पहुँच गई थी हमारे उस समय जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन राइट नाउ इट्स फॉलन अगेन, और इस समय भारत की जो रैंकिंग है 170th हो चुकी है अभी फरवरी 2024 के हिसाब से, है ना। तो याद रखना इस समय भारत की रैंकिंग, फीफा रैंकिंग वापस से डाउन हो गई है, क्योंकि भारत का एशियन कप में काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर इट, है ना। 29th क्वेश्चन है, मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश से किस जिले से प्रारंभ की गई? मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना इस वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, और इस योजना की शुरुआत बेसिकली देखा जाए तो ये भी पूछा था कई बार, कृषि मंत्री हमारे कमल पटेल, उन्होंने हरदा जिले से शुरू किया था। कहाँ से? हरदा जिले से। तो इसको भी याद रखिए, हरदा जिले में बारंगा एक जगह है, कौन सा? बारंगा से शुरू किया गया था, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? अभी हाल ही में किया गया है एंड दैट इज बेसिकली तेलंगाना। तेलंगाना बता सकते हैं, तेलंगाना के भी नए सीएम कांग्रेस के बने हैं, कौन है, क्या नाम है उनका? 31st क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने साइबर तहसील स्थापित किए जाएंगे? साइबर तहसील हमारे मध्य प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं एंड दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसमें बेसिकली जो नामांतरण है, स्पेशली नामांतरण एक बड़ी समस्या होती है। नाम जो है, आप जब जमीन खरीदते हैं तो उसमें नामांतरण होता है, वो एक बड़ी समस्या है, उसमें बार बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे इसके माध्यम से बार बार आपको कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, दैट इज वेरी गुड वन। एमपीपीएससी ने इस क्वेश्चन को हालांकि बाद में डिलीट कर दिया था, उसका एक रीजन थे, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखिए, इसमें लिखा भी है साइबर तहसील का क्या बेनिफिट है, कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा नामांतरण के लिए, अविवादित नामांतरण होगा। इसमें एक याद रखना है, अभी केवल 12 जिलों में ही साइबर तहसील की व्यवस्था लागू है ना, लेकिन अब हम इसको बढ़ाएंगे सभी 55 जिलों के लिए। स्टार्टिंग में जब हुआ था 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था 2022 में, मई 2022 में दतिया और सीहोर में, और बाद में 6 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने इंदौर, हरदा, डिंडोरी, सागर जिलों को भी शामिल कर लिया। अगस्त 2023 में होते होते हमने आगरमालवा, बैतूल, उमरिया, श्योपुर, विदिशा और ग्वालियर को भी शामिल कर लिया। तो कुल मिला के कितने जिले हो गए? कुल मिला के हमारे पास 12 जिले हो गए, और बाद में 1.5 साल में साइबर तहसील से 12 थी, लेकिन अभी ये अनाउंसमेंट किया गया कि बाकी जो 43 जिले और बचे हुए हैं, कुल 55 जिले मध्य प्रदेश में बन चुके हैं, 3 नए जिले बने। तो अब एज ऑफ नो जो बचे हुए 43 जिले हैं उसमें भी हम लोग साइबर तहसील लागू करेंगे। तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना। चलो चलते हैं 32nd क्वेश्चन में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहां पर आयोजित किया गया? अब देखो, ये क्वेश्चन बेसिकली देखा है तो 2 बार पूछ लिया गया है ना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, है ना। तो ये है इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हमने ऑर्गेनाइज किया गया 8 से 10 जनवरी के बीच में, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। 33rd क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां स्थापित किया जा रहा है? पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये कहां पे है? हमारे उज्जैन में हम लोग पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित कर रहे हैं। 34th क्वेश्चन है, स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? दिस द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। अब देखो, यहां पर याद रखना, स्थिर भाव के आधार पर पूछा गया है। 2 भाव होते हैं, एक स्थिर भाव होता है, एक होता है प्रचलित भाव। वन इज बेस कांस्टेंट प्राइसेस, अनदर इज करंट प्राइसेस, है ना। तो कांस्टेंट प्राइसेस का पहले देख लो, इसका सही आंसर क्या है? दैट इज 65,023। अभी आपको ये याद रखना है, 65,023 रुपए हमारा स्थिर भाव के आधार पर प्रति व्यक्ति आय, मतलब पर कैपिटा इनकम है। यदि आप प्रचलित भाव के आधार पर बात करो या करंट रेट के हिसाब से बात करो, दैट इज नाउ रेस्ड। ये कितना हो गया है? राइट नाउ करंट रेट के हिसाब से हमारा जो जस्ट 1 सेकेंड, ऑलराइट। तो ये हमारा जो है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर भाव के आधार पर हमारा कितना है? 65,023
करंट रेट के हिसाब से बढ़ गया है, दैट इज रफली अराउंड 1.4 लाख के आसपास है, तो इसको भी याद रखेंगे, हालांकि मैं अपडेट कर दूंगा, बट दैट इज रफली अराउंड दैट। 35वां क्वेश्चन है, सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर क्या थी? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो शिशु मृत्यु दर की जो अपडेट है वो 2020 में करी गई है, सितंबर 2020 में, लेकिन अभी हम लोगों ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी पढ़ा है, उसमें 41.3 बताया गया है। कितना? 41.3। लेकिन 2020 की यदि हम बात करेंगे, 2019-2021 के कॉलम के लिए बताया गया है कि 41.3 थी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, लेकिन सितंबर 2020 में कितना था? दैट वाज 43। कितना? 43। इनमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दिस इज बेसिकली 43 आंसर, और इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए 43 के कारण डिलीट कर दिया गया। इस पर थोड़ा अपडेट कर लीजिए आप। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बताया पहले आप लोगों से कि प्रति 1000 जीवित बच्चों में 1 साल से कम उम्र के जितने बच्चों की मृत्यु आती है उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। 2019 में 46 था मध्य प्रदेश का, और 2020 में घट के हो गया है 43। एक तो ये आपको याद रखना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में। लुक एट दिस वन नाउ। एक और टर्म होता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, MMR, इसे बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। ये होता है प्रति 1000 माताओं में, सॉरी प्रति 1000 नहीं, प्रति 1 लाख माताओं में प्रसव के उपरांत जितनी माताओं की मृत्यु आती है उन्हें बोलते हैं मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, MMR। भारत का डेटा जो है वो डेटा शो कर रहा है 2016-18 के गैप के लिए, 2016-18 पीरियड के लिए वो कितना है? 113। अभी रिसेंट अपडेट है ये, क्योंकि फरवरी 2021 का डेटा है, ये PIB का है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। मध्य प्रदेश का है 173, 173 है, और याद रखना भारत में सबसे कम केरला का है, 43 है। केरला एक्सेप्शनल काफी अच्छा प्रदर्शन करता रहा है, तो ये आपको MMR और IMR दोनों का डेटा आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। चलिए आगे चलते हैं, 36 क्वेश्चन में चलते हैं। मध्य प्रदेश निम्नलिखित किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा रेटिंग प्राप्त हुई है? अब देखो 5 सितारा रेटिंग की बात करें तो 2 को कवर किया गया है, A और C। इंदौर को भी टिक किया गया, भोपाल को भी किया गया है, स्वच्छ भारत मिशन वो जो था। लेकिन अभी जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की मिले हैं उसमें अपडेट हो चुका है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा जिसको जारी किया जाता है, पहली रैंक इंदौर और सूरत को इसमें लगी है कंबाइंड फॉर्म में, सेकंड किसी की नहीं लगी, थर्ड रैंक में आया नवी मुंबई। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गार्बेज फ्री सिटी की बात करें तो गार्बेज फ्री सिटीज के लिए हम लोग स्टार जारी करते हैं, इसमें इस बार इंदौर को 7 स्टार मिला है, भोपाल को मिला है 5 स्टार, है ना। भोपाल को 5वां स्थान ही प्राप्त हुआ है, और इंदौर को 7 स्टार मिला है, भोपाल को 5 स्टार मिला है। फास्ट मूविंग सिटी में पहला रैंक लगा है नौरोजाबाद का जो कि उमरिया में है, और सेकंड रैंक लगा अमरकंटक जो कि अनूपपुर में है। तो इसको भी आप विशेष तौर पर याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 बिल्कुल रिसेंट ताजा है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा सकता है। 37वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को कहां से शुरू किया गया था? लाडली बहना योजना जिसमें आपको याद होगा 1000 रुपए हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, हालांकि हमारे मुख्यमंत्री का काफी एम्बिशियस प्लान था कि हम लोग इसको 3000 रुपए तक लेके जाएंगे। अभी फिलहाल 1250 रुपए चल रहा है। तो लाडली बहना योजना जो हमने शुरू किया था, कहां शुरू किया था? डबल स्टार्टर फ्रॉम भोपाल शुरू किया था। इसके बारे में डिटेलिंग भी थोड़ा दिया गया आपको। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की शुरुआत मार्च 2023 में हुई थी, और देखा जाए तो जून के महीने से इस योजना की पात्र महिलाओं खाते में 1000 रुपए आने लगे थे। शिवराज सिंह चौहान जी ने अक्टूबर से इसकी राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया था। तो प्रेजेंट टाइम में कितनी? 1250 रुपए है। क्वालिफिकेशन क्या है? 21 से 60 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। दूसरा, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको मिलेगा। 5 एकड़ से कम जमीन आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए 5 एकड़ कितना होता है? 5 एकड़ होता है। 1 हेक्टेयर में 10 रफली 2 पॉइंट सम एकड़ देयर, लगभग 2.5 एकड़ के आसपास होता है ना। एनीवे एकड़ ही आप समझिए, एकड़ तो आप जानते हैं, 1 एकड़ में 100 डिसमिल होते हैं ना। जिन महिलाओं की सालाना 2.5 लाख रुपए या उससे कम है उन्हीं वही इसमें पात्र होंगी, तो ये भी आपको याद रखना है लाडली बहना योजना के बारे में, है ना। चलिए 38 क्वेश्चन में चलते हैं। किस लेखक को साहित्य अकेडमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 सम्मानित किया? विच ऑथर हैज बीन अवार्डेड बाय द साहित्य अकेडमी विद द यंग ऑथर अवार्ड 2023 फॉर हिंदी लिटरेचर? और ये कौन है?
ये है अतुल कुमार राय। अतुल कुमार राय को साहित्य अकेडमी वो पुरस्कार दिया गया है। याद रखिए हर एक लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। हमारे यहाँ 22 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, तो इज गिवन फॉर ऑल लैंग्वेज। अब यहाँ पे आपको याद रखना है शेड्यूल्ड लैंग्वेज, सॉरी, यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि अतुल कुमार राय साहब को जो दिया गया था वो किसके लिए दिया गया था, कौन से उपन्यास के लिए? उसका नाम है चांदपुर की चंदा। चांदपुर की चंदा के लिए इनको हिंदी साहित्य की युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। 39 क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो पहली बात रखना, ये उस समय गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। हालांकि गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है उस समय नहीं, वर्तमान का ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी जून 2023 में दिया गया है। तो अभी आपको यही डेटा याद रखना है, क्योंकि अभी रिसेंट में ही दिया गया है, बस दिया 2021 के लिए गया है। दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ इस पुरस्कार की बात करें तो यहाँ पे गीता जो प्रेस है गोरखपुर का, ये शांति और सामाजिक सद्भाव के लिए इनको दिया गया है। तो ये है गांधी शांति पुरस्कार। यहाँ पे हल्का डिटेलिंग लिखी भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 19 जून 2023 की न्यूज़ है और इसमें महात्मा गांधी जी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस पुरस्कार की शुरुआत करी थी 1995 में। तो गांधी शांति पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1995 में। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 1 करोड़ रुपए नगद दिए जाते हैं, दैट इज अ ह्यूज अमाउंट। एक तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में गांधी शांति पुरस्कार इस पर दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए, लेकिन दिया कब गया है? 2023 में, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी घोषणा जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। 40th क्वेश्चन में चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच स्टेट? देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी शुरुआत करी गई है मध्य प्रदेश से। सिकल सेल एनीमिया का जिक्र जो है हमारे स्पेशली यूनियन बजट में भी डिस्कस किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिकल सेल एनीमिया हुआ क्या है, होता क्या है? अभी मेडिकल ऑफिसर्स के इंटरव्यू हुए थे, उससे पूछा भी गया था सिकल सेल एनीमिया क्या होती है। देखिए सिकल सेल एनीमिया में जो आपके आरबीसीज होते हैं उनका जो शेप है वो सिकल के फॉर्म में आता है। सिकल क्या होता है? सिकल होता है हंसिया, है ना। तो जब हंसिया के फॉर्म में आता है तो क्या दिक्कत होती है? वो जो ब्लड फ्लो होता है उसमें दिक्कत जाती है, क्लॉट हो जाता है। मतलब क्लॉट क्या मतलब? क्लॉट नहीं बल्कि क्लॉग हो जाता है, मतलब रुक जाता है ना, चोक हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया के कारण ब्लड फ्लो में दिक्कत जाती है। तो ये आप याद रखिएगा। सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 की शुरुआत मध्य प्रदेश से शुरू की गई है और 2047 तक हम इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं, है ना। 41st क्वेश्चन है, गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? अब देखिए गांव की बेटी योजना फिर आ गया। हमने कहा था ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है एमपीपीएससी के द्वारा, और ये है गांव की बेटी योजना। सन 2005 में शुरू किया गया था और 2005 से हमने क्यों किसके लिए शुरू किया है? 12वीं कक्षा जो लड़कियां पास होंगी जिनके कम से कम 60% आए होंगे, ये जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उनको गांव की बेटी योजना का लाभ मिलेगा। इन केस आपने आर्ट साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो आपको 5,000 रुपये दिया जाएगा हर साल, 500 रुपये प्रति माह, 10 माह तक। अब एकेडमिक्स जब तक रहेगी, जैसे 3 साल की एकेडमिक्स है तो हर साल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। और यदि आपने टेक्निकल एजुकेशन में लिया है, मेडिकल एजुकेशन में, तो वहाँ पे आपको 750 रुपये पर महीने, 10 महीने के हिसाब से 7,500 रुपये आपको दिया जाएगा हर साल। जैसे मान लो इंजीनियरिंग में किया है तो 4 साल तक आपको हर साल 7,500 रुपये दिए जाएंगे। तो यह है गाँव की बेटी योजना, इसको आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 42nd क्वेश्चन है, कोनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से लाए गए? कोनो पालपुर नेशनल पार्क हमारे मध्य प्रदेश का रिसेंट नेशनल पार्क है, आप जानते ही हैं। कहां पर है? यह है श्योपुर में। और यहां पर जो हम चीते लाए वो कहां से लाए हैं? दैट वाज टेकन फ्रॉम नामीबिया। तो नामीबिया से हम चीते लेके आए हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। 43rd क्वेश्चन है, विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा साहब वैसे भारतीय मूल के हैं, पहले भारत के सिटीजन थे। सिटीजन ही नहीं बल्कि भारत से पूरी स्टडी करी है। इनका जन्म वैसे पुणे में हुआ है, ही वाज बोर्न इन पुणे, अजय बंगा साहब। और बाद में इन्होंने सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली का है वहाँ से बीए भी किया है। उसके बाद सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट जो हमारे भारत का है IIM अहमदाबाद, यहाँ से इन्होंने किया है मास्टर्स, MBA किया है। और उसके बाद में ही कुछ साल इंडिया में रहे हैं, फिर अमेरिका में चले गए। तो अमेरिका की नागरिकता एज ऑफ 2007 से अमेरिका के सिटीजन है। तो ये भी आपको अजय बंगा साहब के बारे में रखना है। इनका मूल कहाँ का है? भारत का है। ही वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया इटसेल्फ। तो ये है अजय बंगा साहब, इनको आप विशेष तौर पर याद रखें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, अजय बंगा, है ना।
44 क्वेश्चन है, हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मयोगी पोर्टल का क्या उद्देश्य है? डाक कर्मयोगी पोर्टल, डाक, तो क्या उद्देश्य है? कर्मचारियों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, तो इसका उद्देश्य है ना, डाक कर्मयोगी पोर्टल। 45 क्वेश्चन है, हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आमतौर पर यदि कोई बड़ा रिकॉर्ड आप बनाते हो तो आपको, मतलब जो अभी तक किसी ने किसी के नाम नहीं है, तो फिर आपको गिनीज बुक में आपको हिस्सा मिलता है। 2023 की बात है, जून 2023 की बात है, स्मिता कुमारी जो कि बेसिकली बिहार की हैं, कहाँ की हैं? सी वाज बेसिकली फ्रॉम बिहार, बिहार में भी कहाँ की? नालंदा की, है ना। नालंदा तो वैसे ही नालंदा इज वेरी फेमस वन, काफ़ी इंपॉर्टेंट एजुकेशन सेंटर था। तो इन्होंने 3 घंटे 10 मिनट 12 सेकेंड का रिकॉर्ड बनाया है, सेम पोस्चर, योगा के सेम पोस्चर में बैठने के लिए, योगा के सेम पोस्चर में खड़े रहने के लिए। तो इसके लिए इनको दिया गया है, सी वॉज गिवन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो याद रखिएगा, स्मिता कहाँ की है? सी इज फ्रॉम बिहार, तो ये भी आपको याद रखना है। और इनका एसोसिएशन बेसिकली अंबानी कंपनी से है, अंबानी नहीं बल्कि अडानी ग्रुप से है। अडानी ग्रुप का हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से इनका संबंध है, तो ये भी आप याद रखिए। वहाँ पे योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करती हैं गुजरात में, है ना। एनीवे, तो ये है स्मिता कुमारी, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, याद रखिएगा। 46 क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? कौन है? सीज क्रिस्टलिना जियोर्जीवा, ये नाम याद रखिए, क्रिस्टलिना, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू रिमेंबर। 47 क्वेश्चन आपके सामने, भारत के 22वें विधि आयोग की अवधि होगी। लॉ कमीशन की बात की जा रही है। देखिए, लॉ कमीशन जो है कैसी बॉडी है? आप जरा कमेंट बताइए, लॉ कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है? प्लीज डू कमेंट दिस आउट। इसकी अवधि है 3 साल। तो 22वां विधि आयोग जो होगा, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा वो कितना होगा? 3 साल का होगा। इसे आप विशेष तौर पर याद रखिएगा, यहाँ पे डिस्कस भी किया गया। यहाँ पे 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 2023 में इसका टेन्योर कंप्लीट होगा, 3 साल कंप्लीट करके, है ना। कुल 277 रिपोर्ट इन्होंने सबमिट करी है। 48 क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व आर्थिक परिषद, इसे बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? दैट वाज कंडक्टेड एट दावोस। कहाँ पे? दावोस में। हालांकि 2023 का जरूर था, लेकिन हुआ 2024 में था, जनवरी 2024 में ऑर्गेनाइज हुआ था। कहाँ पे? दैट टुक प्लेस इन द दावोस। दावोस कहाँ पे है? दैट इज इन स्विट्जरलैंड, दैट इज इन स्विट्जरलैंड, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। चलिए 49 क्वेश्चन में चलते हैं। प्रदेश के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सीएम राइज योजना को कब प्रारंभ किया गया? मध्य प्रदेश में एज ऑफ नो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कूल चल रही है, सीएम राइज स्कूल, है ना। तो सीएम राइज योजना की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बेसिकली किया गया था 11 जून 2021 को। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, 10 इस क्वेश्चन को बाद में डिलीट कर दिया गया था, लेकिन सही आंसर याद रखना, 11 जून 2021 को हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए सीएम राइज स्कूल शुरू की गई है, इसे आप याद रखिएगा। 50th क्वेश्चन आपके सामने, मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए जो योजना शुरू की गई, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एजुकेटेड यूथ टू सेट अप देयर ओन एंटरप्राइजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अंडर मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश? तो कौन सा है? अब देखो, इसमें कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन एक कंडीशन गलत है, और ये है बी। क्या लिखा है? न्यूनतम शिक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन बेसिकली ये कितना होना चाहिए? 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। 8th पास भी आप हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बाकी 18 से 45 वर्ष के बीच उम्र होना चाहिए, आपको ऋण मिलेगा। वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। उद्यमी को बैंक में कुछ गिरवी नहीं रखना है, मतलब कुछ भी आपको यहाँ पे किसी भी तरह से आपको कोलेटरल जमा नहीं करना है। तो ये है आपका मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, इसे आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। तो दीज आर द 50 क्वेश्चंस फॉर यू। तो इस सीरीज का पहला वीडियो है, जल्दी दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर। और जो फ्रेंड्स हमारे इस टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं या इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, वो हमारे नंबर है 8826033084। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं कि आई वांट टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज,
तो वहाँ पे जो हमारे प्राइसेस हैं, चार्जेस हैं, उस समय जो चल रहे होंगे, जब भी आप मैसेज करेंगे तो वो आपको शेयर कर दिया जाएगा और उसके माध्यम से आप लोग प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए डिस्कशन को फिलहाल यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।